बंगाल के बाद असम में भी भारतीय जनता पार्टी सरकार बना चुकी है और आज शपथ ग्रहण था तो हिमंता बिश्व शर्मा ने दूसरी दफा शपथ ली। अनएडिटेड के इस एपिसोड में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम दीपक है और मेरे साथ अमित है। आज हम डिकोड करेंगे असम में हिमंता 2.0 का आरंभ और कौन कौन बना मंत्री, यानी कि 4 मंत्री बनाए गए हैं। वो मंत्री कौन किस किस क्षेत्र से आते हैं और गठबंधन दल को कितना क्या मिला, उन सब चीजों के बारे में बात कर लेते हैं। अमित, सबसे पहले तो हम बता देते हैं कि हिमंता बिश्व शर्मा दूसरी दफा शपथ ले चुके हैं, यानी कि भारतीय जनता पार्टी की असम में हैट्रिक लग चुकी है। सिर्फ हैट्रिक नहीं लगी है, लेकिन इस बार तो बीजेपी ने देखिए कमाल कर दिया ना कि अगर 126 सीट में से 82 सीटें सिर्फ और सिर्फ बीजेपी ने खुद जीती हैं। हाँ। अब उसके साथ और 20 सीटें उन्होंने अपने एलाइज के साथ जीती हैं, चाहे वो असम गण परिषद हो या अहोम गण परिषद AGP या फिर यानी कि बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट हो। तो ये जो दो उनकी सहयोगी पार्टियां थी, इन्होंने भी 10-10 सीटें जीती हैं। तो 102 का आंकड़ा आप सोचिए। सोचने की बात यह है कि आखिरकार इतना बड़ा मैंडेट मिला कैसे, इतना मैसिव मैंडेट आना। ये बताता है हेमंत बिश्व शर्मा, इसके अगर हीरो कोई है तो हेमंत बिश्व शर्मा है, जिन्होंने अपने 5 साल के कार्यकाल में अब सोचिए कि पूरे प्रांत के अंदर इस कदर काम किया है कि हर एक कोने में वो पहुंचे हैं। देखिए, सबसे पहले तो समझना पड़ेगा कि इनके काम करने का स्टाइल। अब 2.0 में हम समझेंगे कि और इनके अंदर क्या है, क्योंकि लगभग हम देख ही रहे हैं जब से उन्होंने बीजेपी ज्वाइन किया है उस वक्त से उनके अंदर जो काम करने की एक लगन है, कहीं पर भी आप देखिए कि वो नजर आते हैं, हर जगह पे नजर आते हैं। अब 2.0 की हम जब बात कर रहे हैं तो उनका जो पहला कार्यकाल था उस दौरान जो लोग बताते हैं कि एक ऐसे मिनिस्टर हैं, आप किसी से भी कॉलेज के स्टूडेंट से पूछिए, सबसे ज़्यादा जो यंगस्टर्स हैं उनके साथ बहुत कनेक्ट करते हैं और उनसे पूछिए तो बताएंगे कि ये एक ऐसे नेता हैं जिनके भाषण को लोग सुनते हैं, उसको लेकर डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स। जो मेरी बातचीत हुई वहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स के साथ कि आप हेमंत बिश्व शर्मा के बारे में क्या सोचते हैं, ठीक है, उनके बारे में जब मैं जान रहा था कि क्यों इतने पॉपुलर है तो बताया गया कि हम उनके भाषण को सुनते हैं और एक ऐसे पॉलिटिशियन है जो 24/7 अवेलेबल हैं। पिछले 5 साल में आप देखिए कि बाढ़ ग्रस्त इलाके हों, आपको नजर आएंगे, महिलाओं के बीच नजर आएंगे, युवाओं के बीच नजर आएंगे, कोई भी कहीं पर भी आपदा किसी भी तरह की आई हो आपको नजर आएंगे, सुबह हो शाम हो आपको नजर आएंगे। यानी कि ये पार्ट टाइम पॉलिटिशियन नहीं है, मुख्यमंत्री होकर घर पे नहीं बैठते हैं या फिर ना ही वो दफ्तर में बैठते हैं, तो उन्होंने काम किया है। इसके साथ जो इनके कहते हैं ना कि इनका प्लस पॉइंट क्या हो जाता है कि जिस पार्टी से आते हैं, बीजेपी का संगठन और साथ ही केंद्रीय नेतृत्व, प्रधानमंत्री मोदी जैसा चेहरा जिसके साथ हो, जो लगातार पूरे नॉर्थ ईस्ट का दौरा करते रहे, नॉर्थ ईस्ट के लोगों को ये बताते रहे, खासतौर पर असम को ये बताते रहे कि आप लोग अलग नहीं हैं, आप उतनी हमारे करीब हैं जितना देश के बाकी राज्य हैं। और वहाँ पर जिस तरह से उन्होंने एक के बाद इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किए, चाहे रोड्स हों, पूरे नॉर्थ ईस्ट में जाके देखिए रोड्स हैं, ब्रिजेस हैं, रेलवे कनेक्टिविटी काफी बेहतर की, इतनी बेहतर रेलवे कनेक्टिविटी कर दी है। तो कहीं ना कहीं आप देखेंगे अब वंदे भारत देखिए वो भी दौड़ रही है असम के अंदर। तो ये कुल मिलाकर ये जो सारे डेवलपमेंट्स ये दिखते हैं, तो एक तरफ है कि मुख्यमंत्री जो लगातार आपके लिए हर किसी नागरिक के लिए 24 घंटे अवेलेबल है, और दूसरा हो गया प्रधानमंत्री मोदी और साथ ही इन सरकार की बहुत सारी योजनाएं। तो देखिए, आज जो शपथ ग्रहण हुआ उसमें हिमंता बिश्व शर्मा ने तो शपथ ली मुख्यमंत्री की, लेकिन उन्हीं के साथ 4 जो नेता थे उन्होंने भी मंत्री पद की शपथ ली। बिल्कुल। पहले बता देते हैं अजंता न्योग के बारे में। वो हिमंता की सरकार में पिछली बार भी मंत्री थी और वो वित्त मंत्री के पद पर कार्यरत थी। वो पद उन्होंने संभाला हुआ था, पहली महिला बनी है, ये भी आपके बारे में। और गोलाघाट से। अब अजंता न्योग जो मंत्री बने हैं हेमंत बिश्व शर्मा के बहुत ही करीबी हैं। उन्होंने जब कांग्रेस में हुआ करते थे हेमंत बिश्व शर्मा और तरन गोगोई के साथ काम किया करते थे हेमंत बिश्व शर्मा, उस दौरान भी अजंता न्योग उनके साथ रही थी, उनके सबसे विश्वास पात्रों में से एक मानी जाती है। और इनको फाइनेंस मिनिस्ट्री देने का मतलब आप समझ सकते हैं कि कितना वो भरोसा करते हैं। देखिए, मंत्रिमंडल बहुत ही छोटा है, मुझे लगता है कि 18 या 19 मंत्री इसमें होंगे, इससे ज़्यादा होंगे नहीं। तो जिसमें से मुख्यमंत्री को मिला दिया जाए तो आज 5 लोगों ने शपथ ग्रहण किया, 4 मंत्री हैं और मुख्यमंत्री खुद हेमंत बिश्व शर्मा है। एक महिला चेहरा रखना जरूरी था, वो है, बहुत उनके करीबी हैं, अनुभवी हैं, उनके साथ हैं। और दूसरा, जैसे मैंने बताया कि महिला होने के साथ साथ एक विश्वास पात्र का होना, और अपने इलाके में लगातार उन्होंने जीत हासिल की है। और जितना मैं जानता हूँ 6 बार लगातार वो 6 बार MLA बनी है। तो आप समझ सकते हैं, हाँ, तो समझिए कि जो अजंता न्योग है वो अपने सिर्फ मंत्री होने के नाते नहीं, एक व्यक्तिगत पॉलिटिशियन, एक उम्मीदवार होने के नाते भी अपने जनता के साथ इतनी जुड़ी हुई है कि एक ही जगह से लगातार अगर 6 बार वो जीत पा रही है, 6 बार MLA बन के आ रही है, तो इसका मतलब जनता उनको पसंद कर रही है। दूसरा नाम आपको बता देते हैं BPF यानी कि बोडोलैंड पीपल फ्रंट पार्टी से
चरण बोरो ने शपथ ली है और वो असम हेमंता की सरकार में उन्होंने शपथ ग्रहण जो है आज इस वक्त ले लिया और 2016 में असम विधानसभा में माजबात निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करते हैं। बिल्कुल, और तीसरी बार जीत के आ रहा है, तीसरी बार जीत कर थर्ड टाइम एमएलए है। अब देखिए, बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट आप जैसे जानते हैं कि जो बोडो इलाका काउंसिल है वहाँ पर 2025 में ही जीत हासिल की है। और जो इस पार्टी ने, यानी कि हम जिसकी बात कर रहे हैं बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट, तो बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट ने जो अभी बोडोलैंड काउंसिल की इलेक्शंस हुए थे, मतदान हुए थे, उसमें 40 में से करीब 28 सीटें जीती हैं। अगर मैं 28 या 30 करीब सीटें जीती हैं और उन्होंने अपना वहाँ पर एक तरह से जो प्राधिकरण है, जो काउंसिल है, उसमें अपनी सरकार, जिसको कहते हैं लोकल जो गवर्नमेंट है, लोकल गवर्नमेंट जिसे हम कहते हैं, कि थोड़ा उनको ऑटोनॉमी मिली रहती है अपने क्षेत्र में काम करने के लिए, उसमें जीत हासिल की थी। और इस इलाके की अगर बात की, जैसे कि उदलगिरी है, क्या उसके अलावा ये आपके जो इलाके पड़ते हैं आसपास बोडोलैंड के, जिसमें पूरा क्षेत्र आता है, और ख़ास तौर पे ये जो ट्राइबल एरिया है, मतलब अपर असम की बात कर सकते हैं, जैसे कोकड़ाझार, ठीक है, उदलगिरी, ये जो इलाके हैं, इस इलाके में बीजेपी ने सबसे अच्छा काम ये किया कि एक तो खुद अपने पार्टी का बेस बनाया, साथ ही जो इस लोकल पार्टीज़ हैं इनके साथ जो बीजेपी ने अपना एक नाता बना के रखा है। इससे पहले जो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें तो इनके साथ बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट नहीं था, दूसरे थे, ठीक है, जो वहीं से आते हैं। लेकिन क्योंकि 2025 में जो जीत हासिल की और उनका एक अच्छा खासा पकड़ बनी, तो मुझे लगता है कि एक अच्छा, देखिए इसे कहते हैं ना कि चाणक्य, हाँ, क्योंकि हेमंत विश्व शर्मा भी आप कहें तो नॉर्थ ईस्ट के चाणक्य हैं और उनको पता है कि कब कहाँ किस तरह से पॉलिटिकल पार्टीज के साथ, किसके साथ आपको अपना जोड़ना है, किसके साथ अलग होना है। तो ठीक वो वक्त रहते देखिए बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट के साथ जुड़ गए और उनके साथ आके उन्होंने किस तरह से अपनी, क्योंकि आपने वो पहले भी देखा होगा कि बोडो को लेकर के बहुत बड़ा आंदोलन भी हुआ करता था। अक्सर आपने वो सुना होगा कि अमित शाह कोट क्या करते थे कि और उन्हीं के तब असम की गलियां सूनी है, इंदिरा गांधी खूनी है, जैसे नारे लगाए करते थे। तो वो पूरा प्रोटेस्ट ही बोडो को लेकर के था, उल्फा नहीं, देखिए बोडोलैंड को लेके फिर उल्फा रहे हैं, तो मिलिटेंसी तो बहुत दशकों तक वहाँ पर रही। लेकिन गृह मंत्री अमित शाह ने, जैसा आपने जिक्र किया, और प्रधानमंत्री मोदी के आने के बाद उन्होंने जो फोकस किया, इन इलाकों में प्रॉब्लम क्या थी, यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट की परेशानी थी। तो जैसे जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट्स आता रहा, फिर जैसे वहाँ पर बीजेपी की सरकार बनी और आम लोगों को जो उनकी बुनियादी चीज़ें मिलने लगी, स्वास्थ्य हो, शिक्षा हो, सेवाएं हो, इसके अलावा राशन हो, पानी हो, जब मिलने लगा तो देखिए धीरे धीरे जो, चाहे वो बोडोलैंड के मिलिटेंट रहे हो या फिर उल्फा जैसे मिलिटेंसी जो जुड़े हुए बहुत सारे जो अलग अलग संगठन थे ना, सबके साथ ही आप देखिए कि एक एक करके बातचीत की गई, बातचीत कर करके वार्ता के जरिए शांति में, मतलब जो शांति वार्ता है सफल रही, समझौते हुए, और लगभग आप देखिए कि इस वक्त शांति कायम है, सब मेन स्ट्रीम में आए हैं, सब मेन स्ट्रीम में आ चुके हैं, जुड़ चुके हैं। तो अब अगले नाम की अगर बात कर ले तो बिल्कुल, अगला नाम अतुल बोरा है। अतुल बोरा असम गण परिषद के चीफ हैं और 2014 से जब असम गण परिषद था तो उसके दूसरे अध्यक्ष भी बने थे। और एक और फैक्ट है, जब हेमंता से पहले मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल थे तो उनकी सरकार में इनके पास कई मंत्रालय थे, कई विभाग थे, जिसमें कृषि, बागवानी, खाद्य और पशुपालन और पशु चिकित्सा और शहरी विकास, नगर ग्रामीण मंत्री योजना, मतलब कितने सारे मंत्री जो मंत्रालय थे वो इनके पास थे। देखिए अतुल बोरा की अगर बात की जाए तो ये एक स्टूडेंट लीडर इनको देखिए, क्योंकि जब एजीपी का गठन हुआ उस दौरान असम में एजिटेशन चल रहा था, छात्र आंदोलन चल रहा था, और जो छात्र आंदोलन जो चल रहा था उसी में से असम गण परिषद ये निकल कर आया। और ये जो छात्र लीडर हैं ये हमेशा से इनको एक चीज़ पता है कि आपको हमेशा यूथ के साथ कनेक्ट रहना है। तो आप देखिए कि ये यूथ के साथ हमेशा कनेक्ट रहे, और बीजेपी आप ये कहें कि भारतीय जनता पार्टी के साथ इनका जो गठबंधन है ये भी काफ़ी लंबे वक्त से चल रहा है। और अगर मैं गलत नहीं तो प्रफुल्ल महंता इनके सीएम भी बने थे, और साथ ही साथ सर्बानंद सोनोवाल की बात कर लीजिए, वो भी एजीपी से निकल के आए, वो तो भी देखिए वो भी उनसे निकले, वो तो बीजेपी में आ गए, निकल के आ गए। तो इनके साथ बीजेपी के साथ कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि असम गण परिषद का एक अच्छा रिश्ता रहा है और लंबे वक्त से रहा है, और इसका सम्मान भी किया जाता है। और दूसरा है कि क्योंकि ये हमेशा असम की बात करते रहे, अहोम की बात कर रहे हैं, अहोमिया की बात करते रहे हैं, और अहोमिया की जब बात करने वाले जो सबसे बड़े इस वक्त लीडर हैं, मुझे लगता है कि हेमंत विश्व शर्मा से नहीं है, क्योंकि उन्होंने पूरे के पूरे जो ये इस बार इलेक्शन हुआ वो इसी आधार पे लड़ा है कि ये हमारे लिए हमारे अस्तित्व की लड़ाई है। ये जो पूरा इलेक्शन था इसमें आप देखिए जहाँ पर भी उन्होंने भाषण दिया उन्होंने कहा कि ये जो इलेक्शन है, ये इलेक्शन सिर्फ इलेक्शन नहीं है कि सरकार को जिताना है, ये अहोम जो अहोमिया है, जो ये संस्कृति है, ये जो समाज है, इसके अस्तित्व की लड़ाई है। और यही है वजह कि देखिए कि
जहाँ पर जो अगर आप देखेंगे जो पॉपुलेशन है, अगर आप देखें असम में 60 से 65% हिंदू हैं और 35 से 40% माना जाता है कि मुस्लिम है। क्योंकि 2011 के सेंसस को देखेंगे तो 35 और 65 का बनता है, लेकिन अगर आज आप करने जाएंगे तो लगभग वो 5% की वृद्धि हुई होगी, तो वो 40%, ये 60% हो चुके हैं। और इसी को बेस बना के वो लड़ें, और यही वजह है कि जो जनता है उनके साथ जुड़ी। और मामा कहा जाता है। अब अभी आपने सोचा कि मामा इनको क्यों कहते हैं? मुझे लगता है शिवराज सिंह चौहान को भी मामा कहा जाता है। शिवराज सिंह चौहान को मामा कहा जाता है, और जवाहरलाल नेहरू को भी कहा जाता था। हाँ, उनको भी एक ऐसे नाम से पुकारा चाचा जाता जी, था, चाचा नेहरू। हाँ, चाचा नेहरू। लेकिन ये मामा इनको कहा जाता है, और मामा जो इनको कहा गया वो माजुली एक जगह है। अच्छा। माजुली असम में। तो माजुली में क्या है कि एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जो नदी के बीच में एक द्वीप है, उसके अंदर लोग रहते हैं। तो जब हेमंत बिश्व शर्मा सीएम बने तो उनको ये बताया गया वहाँ के लोगों ने कि हमारे लिए सबसे बड़ी एक क्राइसिस है, ये हमारी सबसे बड़ी दिक्कत है कि हम नहीं चाहते कि बाहर के लोग आके हमारे बीच में रहें, क्योंकि हमारे एक छोटी सी कम्युनिटी है, इस कम्युनिटी को हम बचाना चाहते हैं। तो उसके बाद उन्होंने कदम उठाया, बताते हैं, इसके डिटेल में मैं नहीं जा रहा हूँ। तो उन्होंने ये कदम उठाया कि उन्होंने ये कानून बना दिया कि उस इलाके में कोई भी जाकर ना ज़मीन खरीद सकता है ना रह सकता है। तो वहाँ के लोगों ने उनको प्यार से फिर मामा कहा, और जो वहाँ से यानी माजुली से जो इनको मामा कहा जाना शुरू हुआ, तो पूरे असम में उनको मामा कहते हैं। आप उनको देखिए, छोटा बच्चा भी मामा कहेगा, और सब मामा कहेंगे, और सब उनको मामा कह के संबोधित करते हैं। अच्छा, अगला नाम जो आखिरी नाम है, रामेश्वर तेली जी। यानी कि एजीपी की हमने बात की, बीपीएफ की हमने बात की, एक एक मंत्री शपथ ले लिया। अब बीजेपी की तरफ से रामेश्वर तेली, इन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है बीजेपी की तरफ से। अब देखिए, दुलिया जान से जीत के रहा है। इनके लिए तो सबसे अहम चीज़ है कि जो हम कहते हैं ना टी गार्डन, टी वर्कर्स, यानी कि देखिए असम का मतलब है एक बड़ा हिस्सा उसका चाय के बागान है, और चाय के बागान में काम करने वाले मजदूर हैं। तो कहीं ना कहीं एक समझिए कि वहाँ पर एक जनजातीय लोग रहते हैं, या फिर वो लोग रहते हैं जो उनके सिर्फ और सिर्फ चाय के बागान में काम करते हैं। हेमंता का भी रिश्ता चाय बागान वालों से ही है। हाँ, और ये भी वहीं पले बड़े हैं। देखिए, और जो राजेश्वर तेली की हम बात कर रहे हैं, राजेश्वर तेली के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि इनको माना ही जाता है कि एक ऐसे लीडर है जो टी ट्राइबल लीडर है, यानी कि चाय के बागान और इसमें काम करने वाले मजदूरों, इनके लिए इन्होंने काम किया। और यही वजह है कि 2001 में भी वो जीते थे, और उसके बाद 2011 में भी वो जीते थे। उसके बाद उन्हें केंद्र में जगह मिली, क्योंकि वो जीत कर फिर केंद्र में आए, केंद्र में मंत्री भी बने। लेकिन उनको एक बार फिर से 2026 में विधानसभा का चुनाव लड़ाया गया। अब जाके वो मंत्रिमंडल में काम करेंगे, लेकिन इनको अनुभव है। इनको अनुभव है केंद्र में काम करने का, और एक फेस है वो। क्योंकि आपको याद होगा कि जिस वक्त ये प्रचार चल रहा था, तो किस तरह से प्रधानमंत्री हों, इसके बाद गृह मंत्री और तमाम जो बड़े नेता गए थे, उन्होंने कहा था कि जो चाय के बागान के लोगों की जो समस्याएं हैं, उनको हम पूरी तरह से उस पर हम काम करेंगे, उनकी समस्याओं को दूर करेंगे, और साथ ही साथ जो फाइनेंशियल एड, यानी कि जो उनको आर्थिक मदद देनी है, उस पर भी उन्होंने कई सारे वादे किए थे। मुझे लगता है यही वजह कि शायद कि राजेश्वर तेली जी को लाया गया है, ताकि जो चाय के बागान और उससे जुड़े हुए जो तमाम मजदूर हैं, उनकी समस्याओं को दूर किया जा सके। लेकिन मुझे लगता है दीपक, हमें बात करनी चाहिए इसमें सबसे महत्वपूर्ण एक चीज़ की। कोई 4 मंत्रियों के नाम तो आपने ले लिए, लेकिन हमने इसमें बात नहीं की विरोधी दलों की। एग्जैक्टली। हाँ, कांग्रेस। हाँ। अच्छा, मैं आपके बताने से पहले इनके कुछ पुराने बयान ऐड कर देता हूँ। हाँ। उसके अंदर हेमंता बिश्व शर्मा ने तमाम चैनलों पर भी ये कहा था कि चुनाव से पहले, चुनाव की घोषणा होने के बाद उन्होंने कहा कि असम कांग्रेस के 30 कैंडिडेट को वो चुनेंगे। मतलब कांग्रेस पार्टी जितने भी उम्मीदवार उतार रही है, उनमें से 30 उनके हैं। और जीतने के बाद उन्होंने कहा कि जो जीत के आए हैं 19 विधायक, जिसमें से 18 मुस्लिम कैंडिडेट हैं, उनमें से 6 उनके हैं। एक का तो उन्होंने सामने चेहरा भी दिखाया कि ये पार्टी ज्वाइन करना चाहते हैं। हमने इनको बोला है कि अभी 15। इतना खुल करके अमित कौन बोलता है? कौन मुख्यमंत्री बोलता है कि इनमें से मैं 30 लोगों को टिकट दूंगा, और जीत के आए हैं जो 6 लोग, उनको कहते हैं इनमें से एक तो ये ज्वाइन करना चाहता है, कैमरे पर दिखा के? नहीं, यही तो इनका कॉन्फिडेंस है। और मुझे लगता है कि यही हेमंत बिश्व शर्मा की आप समझिए कि काम करने का तरीका है कि उन्होंने भले ही, देखिए राजनीति में कई तरह के शिष्टाचार होते हैं कि आप हर पार्टी के लोगों से मिलते हैं, उठते बैठते हैं, क्योंकि आपका मनभेद नहीं होता, मतभेद ही होता है। हाँ। आपकी एक विचारधारा है, हमारी एक विचारधारा है। लेकिन मुझे लगता है कि शायद ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, एक उदाहरण है सभी के लिए कि किस तरह से आप अपने विरोधी पार्टियों के अंदर भी अपनी पैठ बनाए रखें। जो उनके जानकार हैं, उनको जो जानते हैं, वो बताते हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा की कांग्रेस के अंदर जैसा बता रहे थे, अभी भी उनके बहुत सारे ऐसे नेता जिनसे बातचीत होती है, कई बार उनको पहले चीज़ें पता होती है कि पार्टी के अंदर क्या होने जा रहा है। और ये इसीलिए है क्योंकि उन्होंने वो रिश्ता बना के रखा हुआ है, और यही वजह है कि वो इतना कॉन्फिडेंटली बोल सकते हैं। दूसरा ये भी कह रहे हैं कि अभी आप इनको 102 काउंट मत करिए,
102 हम जीत के हैं, जब राष्ट्रपति चुनाव होगा तो ये 108 हो जाएंगे। उन्होंने इसलिए बोला क्योंकि बाकी उन्होंने नाम जो बताए हैं कि ये जो तमाम जो विधायक हैं जो ऑपोजिशन में है वो हमारे लिए वोट करेंगे। हाँ, उन्होंने इससे पहले चुनाव के अगर हमने देखा तो उनके बयान वो भी बहुत वायरल हुए, जिन्होंने कहा बदरुद्दीन अजमल को मैं अपने हिसाब से यूज करता हूँ। जब राष्ट्रपति चुनाव आता है तो बदरुद्दीन अजमल हमारी तरफ आ जाते हैं, और इस चुनाव में भी बदरुद्दीन अजमल की पार्टी के 2 ही विधायक जीत के। क्राइसिस है उनके लिए, ये वाकई में बड़ा क्राइसिस है, क्योंकि जिस तरह से इस वक्त पॉलिटिक्स चल रही है और जिस तरह खुल के वो बोल रहे हैं कि देखिए उन्होंने साफ कहा है कि मियाँ वोट जिनको बांग्लादेशी मानते हैं, घुसपैठिया, पूरा चुनाव इसी पे हो गया था। बिल्कुल, इस पे उन्होंने कहा कि नहीं घुसपैठिया, वो कह रहे हैं कि जो अहोमिया बोलने वाले मुस्लिम हैं वो बाहरी नहीं है, उनको मुस्लिम से प्रॉब्लम नहीं है, उनको जो बांग्लादेश से बांग्ला बोलने वाले मुस्लिम समुदाय के लोग हैं जिनको मियाँ कहते हैं उनके साथ उनको इश्यूज है। हाँ, मतलब मियाँ से आप कनेक्ट मत करिए कि असम के मुसलमान, असम के मुसलमान हैं, तो इस बात को लेकर भी बहुत क्लियर है, क्लियर कट बोलते हैं, उनमें कोई, मुझे लगता है उनको कोई डाउट नहीं है। उससे पहले भी आंदोलन हुए तब भी उन्होंने कहा था कि यहाँ पर मैं बस एक चीज मेंशन करना चाह रहा हूँ कांग्रेस को लेकर। अब कांग्रेस का मैं देखता हूँ कि बीजेपी के जो जीत का परसेंटेज है वो 38% है, 29% जो वोट शेयर मिला है वो कांग्रेस को मिला है। अब बीजेपी ने अपना वोट शेयर बढ़ाया है, वो 33 से 38 पे आ गए हैं, और जबकि जो कांग्रेस है, कांग्रेस ने मेंटेन किया 29% अपना जो वोट मेंटेन किया। क्यों मेंटेन किया? और जब एलाइज के साथ आते हैं तो फिर एनडीए का हो जाता है 48%, और कांग्रेस एलआई के साथ जाते हैं तो 33% के साथ जाते हैं। और राज्य दौल एक बहुत इंपॉर्टेंट है, राज्य दौल जो एक नई पार्टी आई है, हेमंत विश्व शर्मा ने एक भविष्यवाणी की है, बताया कि आने वाले वक्त में कांग्रेस हमारे क्या विरोधी नहीं होगा, हमारा जो विरोधी पार्टी होगी वो राज्य दौल हो सकती है, जो वहाँ की पार्टी। तो कांग्रेस को मानना है कि कांग्रेस पूरी मिटी जाएगी, और उसके लिए उन्होंने वो निपट गई है। वो इसलिए मानते हैं क्योंकि उनका ये कहना है कि अब 19 में से 18 अगर जो आपके कैंडिडेट्स आ रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस के, उनके नाम मैं एक बार बता, हाँ अब देख लीजिए उनके जो कैंडिडेट्स के नाम मैं आपको एक बार बताऊं। हाँ, मतलब 18 अगर कैंडिडेट की हम बात करें तो 18 के 18 कैंडिडेट। हाँ, अब देखिए उनके जो कैंडिडेट्स देखिए उनके नाम आ रहे हैं, बेबी बेगम दूबरी, ठीक है, इसके अलावा आफ्ताब उद्दीन मुल्ला जलेश्वर, ग्वालपारा ईस्ट से अब्दुल करीम है, इसके अलावा चेंगा से अब्दुल रहमान अहमद है। तो सारे, सिर्फ एक नाम जो इसमें आता है वो है नावबोईशा से डॉक्टर जॉय प्रकाश दास, सिर्फ एक इसमें हिंदू है, बाकी 18 के 18 मुस्लिम है। तो हिमंता का तो ये मानना है कि ये दरअसल मुस्लिम लीग है, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये तो मुस्लिम लीग बन गई है। अब देखिए कैंडिडेट्स का वो नाम देखिए बोल रहे हैं, सारे कैंडिडेट्स उनके जो जीते हैं सब मुस्लिम हैं। तो कहीं ना कहीं जो इस वक्त इस चुनाव के बाद देखना दीपक, हेमंत विश्व शर्मा ने इस तरह के पॉलिटिक्स को उन्होंने लाके खड़ा कर दिया, जहां पर अस्तित्व की लड़ाई जब वो बोल रहे हैं अहोमिया लोगों की, तो इसमें अस्तित्व खतरे में पड़ गया है कांग्रेस का। देखिए चुनाव में जब नतीजे आए ना सामने, तो हम में से किसी का ध्यान इस तरफ नहीं गया था कि कांग्रेस के जितने विधायक जीते हैं उनमें से सारे अधिकतर, मतलब 99% अगर देखा जाए तो सब मुस्लिम कैंडिडेट। ये हेमंता विश्व शर्मा ही थे, चुनाव जीतने के बाद उन्होंने चुनाव जीतने के बाद भी राजनीति को मोड़ा, और ये एक्नॉलेज कराया कि भाई कांग्रेस पार्टी, जो मुस्लिम लीग की आप बात कर रहे हैं, तो वो कांग्रेस पार्टी आप देखिए किनको टिकट दिया और कौन जीत करके आए। तो वो एक तरह से 80-20 का जो चलता था ना बयानबाजी, वो यहाँ चलती थी, और वो चीज इन्होंने दिखा भी दी वहां पर। अच्छा, अब पूरे अगर चुनाव के दौरान देखें तो हम किस चीज पर चुनाव रहा, पूरा चुनाव बहुत शांति से गया, अहोम कम्युनिटी को लेकर के चल रहा था, बाहरी वर्सेस असमीज की लड़ाई थी, और बांग्लादेशियों को लेकर के लड़ाई थी, घुसपैठियों को लेकर के बॉर्डर डिस्प्यूट था, पुशबैक करते थे, ये सारे वर्ड्स आपको सुनाई दिए होंगे। लास्ट में आए पवन खेड़ा। अब वो पवन खेड़ा ऐसे आए लास्ट में कि उन्होंने, मतलब हेमंता के हिसाब से तो वो कह रहे कि चुनाव तो वहीं हार गए ना, गोगोई चुनाव कैसे हारे, वहीं चुनाव हार गए जब वो पवन खेड़ा को साथ में बैठा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। और सीधी सी बात है, अगर आप हेमंता विश्व शर्मा के बारे में थोड़ा सा जानते होंगे तो उन्होंने लव मैरिज की, हम पर्सनल लाइफ में नहीं जाना चाहते, लेकिन फिर भी हम बता रहे हैं कि उन्होंने लव मैरिज की, और लव मैरिज करने के बाद अगर पवन खेड़ा उनकी बीवी के ऊपर अटैक करेंगे, पर्सनल अटैक, तो वो पर्सनल अटैक तो हो ही है, लेकिन पति पत्नी के बारे में कैसे सुन सकता है? तो वो पवन खेड़ा को लेकर के बहुत, लेकिन हमें तो इंतजार है, क्योंकि जिस तरह से हेमंत विश्व शर्मा ने अब बोला है कि वो आगे इस मामले को लेकर चुप नहीं बैठेंगे, आगे कार्रवाई करेंगे। लेकिन आप देखिएगा जो हेमंत विश्व शर्मा का जो आप देख रहे हैं ना मॉडल, ऐसा कुछ एक मॉडल मुझे लगता है कि हम लोग खत्म करने जा रहे हैं अपनी इस चर्चा को, लेकिन बंगाल में भी देखने को मिलेगा। क्योंकि शुभेंदु अधिकारी जब बोल रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें करीब 46% वोट मिला, लेकिन हमारा टारगेट 60% है। अब 60% अगर आपको वोट शेयर चाहिए, और टीएमसी का वोट परसेंट भी करीब 40 से 41% है, सिर्फ 5% का डिफरेंस है,
तो 60% जाने के लिए आप समझ सकते हैं कि बंगाल में भी जो पॉपुलेशन का अगर अभी आएगा तो करीब 70% आप देखिएगा इस वक्त हो जाएगा, 70 या 65% होगा हिंदू और 30 से 35% आपको मुस्लिम आबादी हो जाएगी। तो इस 60% के लोग 65% को साधेंगे और कहीं ना कहीं ये जो हेमंता मॉडल आपको दिख रहा है असम में, वैसा मॉडल यहाँ देखने को मिल सकता है। नहीं तो यहाँ 82 सीट्स नहीं आ सकती हैं जहाँ पर 40 से 35% मुस्लिम आबादी हो। देखिए अमित ने आपको बता दिया कि हेमंता विश्व शर्मा के बारे में कि क्या स्टाइल है और आगे की राजनीति क्या होने वाली है। हमने आपको कलेक्टिव रिपोर्ट अनएडिटेड के इस एपिसोड में भी बताई और उससे पहले हम जितने भी एपिसोड्स कर रहे थे उन सब में हमने आपको बताया कि बंगाल में किस तरह से चुनाव जीता गया, असम में किस तरह से चुनाव जीता गया, इधर शुभेंदु अधिकारी, और आज उन्होंने बोल भी दिया कि हेमंता मेरे बड़े भाई हैं, उनसे मैं बहुत कुछ सीख रहा हूँ। तो दोनों भाई मिलकर के क्या धमाल मचाएंगे ये आगे आने वाले समय में तो दिखता ही रहेगा और अनएडिटेड में हम आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस दिखाते रहेंगे।